क्लास में हमने देखा था कि कार्बन बाजार पर जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था प्रकृति, इसकी मेजबानी राजधानी दिल्ली ने की है। पश्चिम बंगाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित की गई। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और भारत जो है ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौ वहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष बना। भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र को राज्य के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंप दिया है। ऑक्टन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता एकल का खिताब सौरव घोषाल ने जीता। महाराष्ट्र ओपन 2025 का एकल खिताब डेलिबर श्रीसेना ने जीता है। और मार्च 2025 में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान की कैपिटल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स का ये जो 23rd एडिशन रहा, इसमें किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इससे अभी हाल ही में नवाजे गए हैं समीर कनोडिया। समीर कनोडिया ये है कौन? तो ये लुमिना डाटा मेटिक्स के MD और CEO हैं। इन्हें 23वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड में CEO ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये उन व्यापारिक नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने नवाचार यानी कि इनोवेशन या परिवर्तन या सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया हो। यहाँ पर बात की जा रही है CEO की। तो सैम अल्टमैन ये कौन है? ओपन AI के CEO हैं जो कि कुछ समय पहले ही भारत के दौरे पर रहे थे। और इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया था। सुंदर पिचाई ये हो जाएंगे गूगल के CEO, भारतीय मूल के हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था करंट अफेयर में कि जो गूगल है ये अनंत नाम से अपना सबसे बड़ा कैंपस स्थापित करने जा रहा है बैंगलोर कर्नाटक में। गूगल जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। देखिए सुंदर पिचाई इसके CEO तो हैं। सुंदर पिचाई को भी हाल ही में IIT खड़गपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। सत्या नडेला ये किसके CEO हैं? तो ये हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के CEO। माइक्रोसॉफ्ट भी एक अमेरिकी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में AI मॉडल मैग्मा पेश किया है और ये हमने अभी कल या परसों की करंट अफेयर की क्लास में पढ़ रखा है। अब यहाँ पर कुछ ऑनर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया साई परांजपे को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 4 लोगों ने जीता। शूटर मनु भाकर ने, हॉकी से रिलेट करेंगे तो हरमनप्रीत सिंह ने। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है और डी गुकेश चेस से रिलेट कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को अभी हाल ही में श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मिस इंडिया USA कैथलीन सेंद्रा नील। US नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने जीता। जेम्स सेठ टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ ने। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को। और यूके की मानद नाइट उपाधि से सम्मानित किया गया टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। अगला सवाल है हाल ही में जारी अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई जिसमें ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यदि आप मैप में देखेंगे ना तो दोनों ही कंट्री आपको पास पास दिखाई देंगी। ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया जिसे आप द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसी के पास में एक छोटी सी कंट्री आप देख पा रहे हैं न्यूजीलैंड। तो यही दो कंट्री हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं ने जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें 185 देशों में ब्रेस्ट कैंसर की घटनाओं और जो डेथ रेशियो है यानी कि मृत्यु दर का एनालिसिस किया गया, जिसमें ये बताया गया कि एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, ये दो ऐसे देश है जहां पर ब्रेस्ट कैंसर की दरें पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबली हम देखें तो हर 20 में से एक महिला अपने पूरे जीवन काल में स्तन कैंसर से पीड़ित होती है, जबकि 70 में से एक महिला इस बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है। अब यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, कैपिटल इसकी हो जाएगी कैनबरा, करेंसी हो जाएगी डॉलर, एंथनी एल्बनीज ये यहाँ के हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। करंट से रिलेट करेंगे तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून
ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ही लाया गया था। इसके अलावा मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा एक बायोनिक जेनरिक आंख विकसित की गई थी। बात की जाए थी न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का था, महिलाओं की मैं बात कर रही हूं, जो कि यूएई ने होस्ट किया था, इसमें विनर जो था ये न्यूजीलैंड ही था और इसमें उपविजेता साउथ अफ्रीका था। यदि मैं पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप की बात करती जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किए गए थे, तो उसमें भारत विजेता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। अब इन कंट्रीज से कुछ एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर सके तो 4 दशक बाद यानी कि 40 साल के बाद जनगणना कराने जा रहा है इराक। ईरान ने चांद्रयान-1 सैटेलाइट लॉन्च की थी, चर्चे में रहा था, और भारत को अभी हाल ही में WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है। अगला सवाल है, यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं ये भी हाल ही में 2 दिन के भारत के दौरे पर आई हुई हैं। पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है। जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि भी हाल ही में 2 दिन के भारत के दौरे पर आई हुई हैं और ये इनकी तीसरी भारत की यात्रा है। यूरोपीय यूनियन का फॉर्मेशन ईयर 1993 है। ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। यूरोपीय यूनियन में कुल कितनी मेंबर कंट्री आती हैं? 27 मेंबर कंट्री है। हालांकि पहले ब्रिटेन भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन अब इससे एग्जिट हो चुका है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की बात की जाए तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD। जॉर्जिया मेलोनी ये हो जाएंगी इटली की प्राइम मिनिस्टर। फिलिमोन यांग ये भी भारत के दौरे पर थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79 सत्र की अध्यक्षता ये कर रहे हैं। यहाँ आप ये जरूर याद रखें, यूरोपीय यूनियन के हेड का नाम एग्जाम का पार्ट बनता है, उर्सुला वॉन डेर है। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट जारी की थी, टॉप 100 में ये नंबर 1 प्लेस पर थी। और भारत की तरफ से 28 नंबर पर ओवरऑल निर्मला सीतारमण जी थी। भारत की तरफ से ये टॉप पर बताई गई थी, जो कि वित्त मंत्री हैं। सवाल नंबर 4 है, चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट है, जो कि किसने लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। कहां से लॉन्च किया गया है? तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। इसका पर्पस है, मतलब कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है। 440 पाउंड का ये सैटेलाइट है। ये भविष्य के चंद्र अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्री ठिकानों के लिए जल के बर्फ की पहचान करेगा। बेसिकली आप कह सकते हैं चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए नासा की ये पहल है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1958, वॉशिंगटन में मुख्यालय। अभी तो आप अध्यक्ष बिल नेल्सन को पढ़ रहे हैं, जल्द ही इसके अध्यक्ष जो है ये जेरेड इसाक मैन बनने जा रहे हैं। ठीक है, इसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक और मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम है प्रीफायर, PRIFIRE। यदि बात की जाए स्पेस एक्स की, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, इसकी टेस्टिंग जो है स्पेस एक्स ने की थी। इसके मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइनीज स्पेस एजेंसी है। चाइना अपने मून मिशन चांग-E 8 पर वर्क कर रहा है। और इसरो ये भी वैसे चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने जा रहा है, चंद्रयान-4, जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेगा, 2027 तक लॉन्च करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे पासपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर है, या सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है? तो अभी हाल ही में जो मैक्सिको है, मतलब मैक्सिको का पासपोर्ट दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट बताया गया है। यहाँ एक चीज जरूर आप याद रखें, दुनिया का सबसे महंगा यानी कि एक्सपेंसिव पासपोर्ट ये अलग टर्म है, और दुनिया का सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली पासपोर्ट ये अलग टर्म है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस स्लाइड को आप देखिए। दुनिया के सबसे महंगे पासपोर्ट्स में मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये टॉप पर है। तीनों ही देश 10-10 साल की वैलिडिटी देते हैं, और लगभग 162 कंट्री में वीजा फ्री पहुंच की सुविधा मैक्सिको देता है, 190 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया और 189 कंट्री में अमेरिका, है ना। अब 10 साल की वैलिडिटी के लिए और इतनी कंट्रीज में वीजा फ्री अराइवल के लिए यहाँ लगभग देखिए 20,000 अप्रॉक्स 20,000 पे करने पड़ते हैं मैक्सिको में। इसी के आसपास, मतलब 20,000 के आसपास पे करने होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये थोड़ा ही कम है मैक्सिको से। फिर है अमेरिका, जहां पर 10 साल की वैलिडिटी वाला जो पासपोर्ट है 13,911, लगभग 14,000 रुपए इसमें पे करने पड़ते हैं।
यहां यदि मैं बात करूं दुनिया के सबसे सस्ते पासपोर्ट की, है ना, तो आप देखिए भारत भी इस लिस्ट में है। यदि हम पहले स्थान पर बात करें तो यूएई है। 5 साल की वैलिडिटी वाला ये जो पासपोर्ट है 183 यानी कि 183 कंट्री में वीजा फ्री अराइवल देता है। इसके लिए लगभग इंडियन करेंसी में हम देखें तो 1500 रुपए पे करना पड़ता है ना। इसके बाद भारत है दूसरे स्थान पर, वैलिडिटी देता है 10 साल की, लगभग 62 कंट्री में वीजा फ्री अराइवल देता है और इसके लिए 1524 मतलब यूएई से थोड़ा ही ज्यादा ये भारत में पे करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर हंगरी है, यूरोपियन कंट्री, वैलिडिटी 5 साल की देता है, 188 कंट्री में वीजा फ्री अराइवल और लगभग 1750 रुपए के आसपास यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो सबसे महंगे पासपोर्ट में मैक्सिको का नाम आप याद रखें, जो कि 10 साल की वैलिडिटी देता है। एक मैक्सिको का पासपोर्ट वो 6 साल की वैलिडिटी वाला भी अलग से आता है ना। जो 6 साल की वैलिडिटी वाला है इसका लगभग मुझे लगता है 11,125 के आसपास इसमें पे करना पड़ता है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिकन सिटी, करेंसी हो जाएगी पेसो। यहाँ की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शेनबाम कुछ समय पहले ही बनाई गई थी। यूएई है ना, यूएई का शहर है दुबई, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अमेरिका से यदि आप रिलेट करेंगे तो जो फायर पावर इंडेक्स था इसमें रक्षा बजट में जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश अमेरिका ही बना था। ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट जस्ट हमने डिस्कस करे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किनकी स्मृति में मनाया जाता है? सीवी रमन जी के द्वारा, जो रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, जिसके लिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1983 में। तो इस सम्मान में ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है, थीम लंबी, इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट नहीं बनती। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। इंपॉर्टेंट डे अब हम फरवरी महीने के एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है केवल उसे ही मैं स्टार लगा रही हूं। 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी है वर्ल्ड कैंसर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है 11 फरवरी, वर्ल्ड रेडियो डे है 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है 15 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी और कल के दिन 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे भी मनाया गया है। सवाल नंबर 7वां है, भारत के पहले बायो बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण किया गया है। कहां पर? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया है। फरवरी 2025 में दार्जिलिंग स्थित जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भारत का पहला फ्रोजन जू, ये बायो बैंक स्थापित किया गया है। अब ये बायो बैंक है क्या? जो लुप्त प्राय पक्षी है ना, उनके डीएनए को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर के तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। चेन्नई तमिलनाडु में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। बेंगलोर कर्नाटक में देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी स्थापित की गई है। ट्रैफिक के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बेंगलोर ही हो जाएगा। भारत के पहले को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में स्थापित किया गया। पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में एआई से निर्मित देश की पहली हिंदी गायिका और मॉडल माया बनी है। देश का पहला वेटलैंड शहर है इंदौर और उदयपुर। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। भारत की पहली जल परिवहन सेवा श्रीनगर में शुरू की गई। पहला नाइट सफारी लखनऊ में ओपन किया जाएगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लेह लद्दाख में। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, जिसका नाम पवन चित्रा है, लॉन्च किया गया। पहली सोलर सिटी सांची है। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट प्रस्तावित है पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, माउंट डुकोनू ज्वालामुखी कहाँ है? यह भी हाल ही में चर्चे में था। ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के उत्तरी मोलुकी में स्थित ये जो डोकोनू ज्वालामुखी है, यहाँ अभी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत 5 किलोमीटर के नीचे विमानों की जो उड़ान है ये बैन की गई है। और ये जो माउंट डुकोनो है ये हलमोरा द्वीप पर स्थित है। 1933 से लगातार सक्रिय है और ये इंडोनेशिया के 127
सक्रिय यानी कि एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह आप कह सकते हैं, 13,000 से अधिक यहाँ पर द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया। प्रबोतो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी 76वें क्रम का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था ना, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए थे। ब्रिक्स में शामिल 10वां स्थायी सदस्य देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भगवान मुरुगन के मंदिर का कुंभाभिषेकम किया था। इसके अलावा इंडोनेशिया नौसेना द्वारा आयोजित 5वां बहुपक्षीय अभ्यास कोमोडो का आयोजन अभी हाल ही में 16 फरवरी से शुरू हुआ। यहाँ हम वॉल्केनो की बात कर रहे हैं, तो एक फूजी ज्वालामुखी आप रिलेट कर सकते हैं, फ्यूजियामा जापान से, इटली से माउंट एटना रिलेट कर सकते हैं, और फिलीपींस का एक एक्टिव वॉल्केनो यदि आप रिलेट करेंगे माउंट मेयोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि फिलीपींस का सबसे एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। सवाल नंबर 9 है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है, और ये पुरस्कार जो है ये भी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो संभाल रहे हैं प्रताप राव जाधव जी ने ये पुरस्कार प्रदान किया है मुंबई में आयोजित एक समारोह में, और विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं, सवाल 10वां है, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का ये जो पहला सम्मेलन था कहाँ आयोजन किया गया? भारत ने इसकी मेजबानी की है राजधानी दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों का ये पहला सम्मेलन 24 फरवरी को राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। 35 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है, और 2024 में इसमें सबसे बड़ी महिला टुकड़ी लगभग 176 महिलाएं इसमें शामिल थे। बाकू अजरबैजान में COP29 2024 का आयोजित किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स समिट 2025 की होने जा रही है, जबकि 2024 का ब्रिक्स समिट पूछा जाता तो ये रशिया के कजान शहर ने होस्ट किया। 2025 वाला रियो डी जेनेरो होस्ट करेगा। इंटरनेशनल समिट की बात की जाए, लास्ट ईयर का ओलंपिक पैरालंपिक दोनों पेरिस ने होस्ट किया। अभी ब्रिक्स वाला फैक्ट देख चुके, इटली ने G7 होस्ट किया, ब्राजील ने G20। T20 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला दोनों को हम डिस्कस कर चुके। 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक दिल्ली में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता लास्ट ईयर की भारत ने होस्ट की मुंबई में। मिस यूनिवर्स मैक्सिको ने। COP29 भी हम देख चुके। WEF की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान मस्कट में। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के अजमेर शहर में आयोजित किया गया। मैंने कल आपसे पूछा था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 6ठा है। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स